नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे थे और हमने अब तक लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण को पूरा अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में उस संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो जो सवाल पूछा गया है पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में वो इस प्रकार से पूछा गया है कि इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति यह सवाल था और उसके जो ऑप्शन दिए हुए थे वो ऑप्शन था अदर्शनम लोपः पहला, दूसरा था आदिरंतेर सहिता, तीसरा ऑप्शन था हलंत्यम और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था तस्य लोपः। तो मित्रों, हमने अध्ययन किया है कि जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो अष्टाध्याय में कहें या लघु सिद्धांत कौमुदी में कहें तो 6 प्रकार के इत संज्ञा विधायक सूत्र कहे गए हैं। मैंने एक वीडियो बना करके सारा इत संज्ञा विधायक सूत्रों को समझाने का प्रयास किया है, तो उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख ले आप। मैं वापस आपको बता देता हूं कि जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो लघु सिद्धांत कौमुदी में या अष्टाध्याय में 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो बताया गया है उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक उपदेशे अज अनुनासिक इत। जो पहला जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है वो है उपदेशे अज अनुनासिक इत। दूसरा जो इत संज्ञा विधायक सूत्र कहा गया है वो है हलंत्यम। तीसरा जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है वो है चोटू और चौथा इत संज्ञा विधायक सूत्र है आदिर यू टू डू है। आदिर यू टू डू है। पांचवा इत संज्ञा विधायक सूत्र है सप्रत्यस्य। और छठा इत संज्ञा विधायक सूत्र है ल स क व तद्धिते। इस प्रकार से जो अष्टाध्यायी है उसमें 6 प्रकार के इत संज्ञा विधायक सूत्र है। पहला है उपदेशे अज अनुनासिक इत, दूसरा है हलंत्यम, तीसरा है चूटू और चौथा है आदिर यू टू डू है, पांचवा है सप्रत्यस्य और छठा है लसक व तद्धिते। इन 6 सूत्र को मैंने विस्तृत एक वीडियो बना करके समझाया है। तो यहां पर जो हमारा प्रश्न है वो है इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, यानी इत संज्ञा विधायक सूत्र है। तो हम यहां देखेंगे कि इन 6 में से कौन सा सूत्र यहां पर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे तो पहला सूत्र है अदर्शनम लोपः। इन 6 सूत्रों में से नहीं है, यानी इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है ये। उसके बाद में है आदिरंतेर सहिता। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हलंत्यम। तो ये हलंत्यम है ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 प्रकार के इत संज्ञा विधायक सूत्र बताए गए हैं। उपदेशे अज अनुनासिक इत, हलंत्यम, चूटू, आदिर यू टू डू है, सप्रत्यस्य और लसक व तद्धिते। इन 6 इत संज्ञा विधायक सूत्रों में जो एक हलंत्यम नाम का इत संज्ञा विधायक सूत्र है वो पढ़ा गया है। इसीलिए जो हमारा यहां पर उत्तर होगा वो हलंत्यम होगा, क्योंकि यहां पर मात्र एक ही इत संज्ञा विधायक सूत्र का प्रयोग किया गया है हलंत्यम का, तो इसीलिए हलंत्यम ही उत्तर होगा। हलंत्यम की जगह दूसरा कोई इनमें से कोई भी यहां लिखा हुआ होता ऑप्शन में तो वो उत्तर होता। और आगे दिया हुआ है तस्य लोपः। तो हमने जो पूछा है, हमारे जो प्रश्न है इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, उसका उत्तर क्या हो गया? हलंत्यम। अब हम ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसको भी समझ लेते हैं कि ये इनका क्या है। तो ये आदर्शनम लोप है, ये लोप
करने वाला सूत्र है। आदर्शनम लोप है, यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। आगे दिया हुआ है आदिर अंतेर संहिता, यह संहिता विधायक सूत्र है। आदिर अंतेर संहिता, संहिता को प्रत्यार विधायक सूत्र भी कहते हैं। तो यहां पर आदिर अंतेर संहिता यह प्रत्यार विधायक सूत्र है और संहिता विधायक सूत्र भी है। इसके बाद में जो एक बचा तस्य लोप है, तो ये लोप संज्ञा, लोप करने वाला सूत्र है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, आदर्शनम लोप है, और तस्य लोप से क्या होता है, लोप होता है। तो ये लोप करने वाला सूत्र है और ये क्या है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। इस प्रकार से हमारे जो चारों ऑप्शन है वो क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा भविष्यति यानी संयोग संज्ञा होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ था द्वयो स्वरियो मध्य, दो स्वरों के मध्य। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था द्वयो व्यंजनियों मध्य, दो व्यंजनों के मध्य। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था द्वयो वाक्यों मध्य, दो वाक्यों के मध्य। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ था द्वयो पदयों मध्य, दो पदों के मध्य। तो हमने जब संज्ञा प्रकरण अध्ययन किया था तो हमने एक सूत्र पढ़ा था हलो अनंतरा संयोग है। जो हमने जो सूत्र पढ़ा था वो क्या था, हलो अनंतरा संयोग है। सूत्र क्या था हमारा, हलो अनंतरा संयोग है। यह सूत्र कहता है कि हलो, व्यवधान रहित हलों के मध्य संयोग संज्ञा होती है। यानी जो हल है, यानी हल का अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन यदि व्यवधान से रहित है, यानी उनमें यदि व्यंजनों में यदि स्वरों का व्यवधान नहीं हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा इसका उत्तर आ जाएगा आपको, हलो अनंतरा संयोग है। हल का अर्थ होता है व्यंजन। तो हम देखेंगे द्वयो स्वरियो मध्य, यानी यह तो दो स्वरों के मध्य, दो स्वरों के मध्य संयोग संज्ञा हो ही नहीं सकती। हमारा जो सूत्र कह रहा है वो कह रहा है हलो, हल का अर्थ होता है व्यंजन। तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है द्वयो व्यंजनियों मध्य। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही यही है, द्वयो, द्वयो यानी दो, व्यंजनियों मध्य यानी दो व्यंजनों के मध्य संयोग संज्ञा होती है। और जो हमारा सूत्र है वो भी यही कह रहा था कि हलो अनंतरा संयोग है। हलो, 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 हल का अर्थ होता है व्यंजनियों, यानी व्यंजनों के मध्य संयोग संज्ञा होती है यदि वो व्यंजन अचों के व्यवधान से रहित हो। तो यहां पर जो संयोग संज्ञा का जो होगी वो होती है द्वयो व्यंजनियों मध्य, दो व्यंजनों के मध्य, और कहीं भी संयोग संज्ञा नहीं होती है। इसीलिए जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वयो व्यंजनियों मध्य। इसके बाद में आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन है तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। जो तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो संज्ञा प्रकरण में हमने आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न सबका विस्तृत अध्ययन किया है। तो वहां से ये प्रश्न आया हुआ है तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो हमने उच्चारण स्थानों का अध्ययन करते समय एक सूत्र पढ़ा था लृ तुलसा नाम दंता। कौन सा सूत्र पढ़ा था हमने, लृ तुलसा नाम दंता। सूत्र था हमारा लृ तुलसा नाम दंता। जो हमारा सूत्र था वो सूत्र था लृ तुलसा नाम दंता। तो हमारा जो उत्तर होगा ये सही हो जाएगा। तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है दोस्तों, दंत होता है। तो इसीलिए यहां पर जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन में जो दंता जो उत्तर लिखा हुआ होगा वो हमारा सही हो जाएगा। यानी ये सूत्र कहता है कि लृ और तय वर्गों का और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है।
तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा दंता। आगे देखते हैं हम आगे का जो सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में, वो है संस्कृत वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान होते हैं। तो मित्रों, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया है कि संस्कृत वर्णमाला में 7 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 7। 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो सप्त उत्तर इसका सही होगा। यानी संस्कृत वर्णमाला में 7 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जो पाणिनीय शिक्षा नामक जो ग्रंथ है उसमें 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। एक उच्चारण स्थान है उर। उर को भी पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान माना है। मैं आपको बता दूं 7 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। पहला होता है तालु, दूसरा होता है मूर्धा, तीसरा होता है कंठ, चौथा होता है ओष्ठ, पांचवा होता है उपपदमानीय, पहला होता है तालु, फिर दूसरा होता है मूर्धा, तीसरा होता है ओष्ठ, उपपदमानीय, जीवा मूल्य, जीवा, जीवा मूली, और जो एक उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। इस प्रकार से 7 उच्चारण स्थान होते हैं। इनका क्रम मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। बाकी आप ये समझो कि 7 उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, उपपदमानीय, जीवामूली और दंत। अब 8वां जो उच्चारण स्थान है वो होता है उर। ये 7 उच्चारण स्थान तो क्या होते हैं? पाणिनीय। ये जो 7 उच्चारण स्थान होते हैं वो क्या है? 7 उच्चारण स्थान तो अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। लेकिन जो 8वां उच्चारण स्थान है उर, वो क्या है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं। यानी उर को भी 8 उच्चारण स्थान मान लिया है। अब ऑप्शन में यदि 7 न हो और 8 दिया हो तो 8 उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं। और पूछा जाए अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत कौमुदी में तो इनके अनुसार कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 7। इस प्रकार से कंफ्यूजन मत होना। यहां ऑप्शन में 7 ही दिया हुआ था, इसीलिए मैं यहां उत्तर क्या लिखूंगा? सप्त, यानी 7 उच्चारण स्थान होते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ है वो आया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सुप तिगंतम भवति। यानी सुप तिगंतम होता है, सुप और तिगंत होता है। तो एक संज्ञा प्रकरण में जो लास्ट का जो सूत्र है वो मैंने आपको बताया था कि सुप तिगंतम पदम। जो मैंने सूत्र बताया था वो है सुप तिगंतम पदम। सुप तिगंतम पदम यानी जो जिसके पीछे सुप की परतें कितने होते हैं? 21 परतें होती हैं। सुप, सु, ओ, जस, अम और सस, ताभ्याम, बिस आदि 21 परतें सुप परतें। और तिगंत जो 9 प्रश्मेपदी के और 9 आत्मनेपदी के, इस प्रकार से 18 परतें तिगंत होते हैं और सुप परतें 21 होते हैं। तो जो ये 21 और 18 परतें जिनके पीछे लगे हुए हों उनको पद कहते हैं। तो यहां पर जो हमारा पूछा गया है सुप तिगंतम भवति, यानी सुप तिगंत होते हैं, तो उसकी क्या संज्ञा होती है? इस सूत्र के द्वारा पूरी हो जाएगा इसका उत्तर पदम। जो हमारा उत्तर होगा वो होगा पदम, सुप तिगंतम पदम।
आगे जो छठा जो सवाल है उसके बारे में बात करते हैं कि विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो हमने एक पहला ही सूत्र है उच्चारण स्थानों में, अकु विसर्ज्य नाम कंठ है। सूत्र क्या है? अकु है विसर्ज्य नाम अकु है विसर्ज्य नाम खंड है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि कु यानी होता है क वर्ग और है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो इसी सूत्र से पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन में जो कंठ दिया हुआ है वहां पेपर में वो सही हो जाएगा, यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा कंठ है। इस प्रकार से यहां पर कंठ उत्तर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि जो 7वां क्वेश्चन है वो है सवर्ण संज्ञा भवति। जो 7वां क्वेश्चन है सवर्ण संज्ञा भवति, यानी सवर्ण संज्ञा होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है मुख नासिका वचनियो, आगे ऑप्शन में दिया हुआ है द्वयो स्वरितियो, और जो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है द्वयो अनुदातयो, और जो चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है वो इस प्रकार से है तुल्यस्य प्रयत्नियो। तो संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करते समय हमारी एक सूत्र आया था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णो। कौन सा सूत्र आया था? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णो, यह सूत्र आया था। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो जो हमारे जो सूत्र आया था वह आया था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णो, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। यह सूत्र कहता है कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर पर्यंत जिसके तुल्य हो, जिन वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो यानी समान हो, उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन है वो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तुल्यस्य प्रयत्नयो। इस सूत्र के द्वारा क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से सवर्ण संज्ञा भवति वो किस होती है? सवर्ण संज्ञा होती है तुल्यस्य प्रयत्नयो, यानी जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होंगे उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही क्या होगा? तुल्यस्य प्रयत्नयो। आगे का जो 8वां सवाल है हमारा वो है निम्नलिखितेषु ईषद स्पृष्टा वर्णा सन्ति। निम्नलिखितेषु ईषद स्पृष्टा वर्णा सन्ति, जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो है क ख ग घ। ये पहले ऑप्शन में दिया हुआ था। दूसरे ऑप्शन में था य व र ल। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ था अ ई उ री, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ था स स स है। तो हमें पता है कि ईषद स्पृष्ट जो वर्ण होते हैं वो होते हैं अंतस्थ, यानी जो य व र ल, यह उत्तर यहां पर सही हो जाएगा। तो ईषद स्पृष्टा अंतस्थानाम, इस प्रकार से हमने सूत्र पढ़ा था। एक कौन सा सूत्र पढ़ा था? ईषद स्पृष्टा ईषद स्पृष्टा अंतस्थानाम, यह सूत्र पढ़ा था। यह सूत्र कहता है कि अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो यहां पर जो उत्तर हमारा सही होगा वो होगा य व र ल। ये अंतस्थ वर्ण है और इनकी क्या है? ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब बाकी के जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनके बारे में भी बात कर ले हम। जो यहां पर क ख ग घ है वो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है स्पर्श। कादियो मावसा नाम स्पर्शा। तो जो क ख ग घ है इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? स्पर्श हो जाएगा।
इसका स्पृष्ट हो गया, जो ईषद स्पृष्ट हो गया, अंतस्था नाम ईषद स्पृष्ट, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया, ईषद स्पृष्ट। अब अ, ई, उ और री ये क्या है, स्वर है, तो स्वराणाम विवृता, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान, वो जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो हो जाएगा विवृत। स्वरों का क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। और उष्माणाम ईषद विवृत, जो उष्मों का, जो उष्म वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है ईषद विवृत। तो इस प्रकार से जो यहां पर ऑप्शन में दिए हुए थे, और एक और आभ्यंतर प्रयत्न होता है पांचवा संवृत, वो ए का आभ्यंतर प्रयत्न, ए का संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो यहां पर जो हमारे प्रश्न पूछा गया था वो निम्नलिखितेषु ईषद स्पृष्टा वर्णा सन्ति, ईषद स्पृष्ट वर्णों के बारे में पूछा गया था। तो हमने यहां पर जो हमारा उत्तर आया वो आया य, व, र, ल। तो हमने जो सूत्र पढ़ा था वो था कि ईषद स्पृष्टा नाम अंतस्था नाम ईषद स्पृष्ट, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो ये अंतस्थ वर्ण कौन कौन से थे, य, व, र, ल। तो इस प्रकार से ये जो 8 प्रश्न हैं ये मित्रों 2014 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से आपके यहां तक समझ में आ गया होगा, ये 8 ही प्रश्न 2014 में जो सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट की, संस्कृत की, उस परीक्षा में ये पूछे गए हैं। ये 8 ही संज्ञा प्रकरण से ये सवाल आए हुए हैं, और ये 8 ही सवालों को मैंने विस्तृत रूप से, जो मेरा संज्ञा प्रकरण के जो वीडियो थे उनमें मैंने विस्तृत रूप से इनको समझाया है। आगे हम और कुछ सवालों की बात करते हैं। तो और प्रतियोगिता परीक्षा में जो सवाल आए हुए हैं उनकी बात और करेंगे हम। जो आगे जो हमारे एक सवाल पूछा गया है वो सवाल है माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। एक सवाल है, नवा सवाल डाल देता हूं मैं, क्योंकि 8 सवालों का हमने पूर्व में देख लिया है। नवा सवाल है माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्र हैं। तो हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, चतुर्दश। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्दश। चतुर्दश क्या होते हैं, माहेश्वरी सूत्र होते हैं। चतुर्दशा उत्तर हो जाएगा, चतुर्दशा यानी 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्दश, चतुर्दश होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया। वो कौन कौन से हैं आपने सभी को याद होंगे, ऐ उण ऋलिक अयोंग अयोच अव्रट लन यमगणम झभय घड़दस जब गड़दस खप छठ तव कपय सस्सर हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र कहे गए हैं। उसके बाद में जो आगे का जो हमारे सवाल पूछा गया है वो है माहेश्वर सूत्रे प्रत्याहारा भवन्ति। प्रश्न नंबर 10, माहेश्वर सूत्रे माहेश्वर सूत्रे प्रत्याहारा भवन्ति। माहेश्वरी सूत्रों में, सूत्रों के द्वारा माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार होते हैं। तो मित्रों मैंने बताया है
कि माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा 42 प्रत्याहार होते हैं। द्विचत्वारिंशत् जो उत्तर है वो सही होगा, द्विचत्वारिंशत् जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। जो प्रत्याहार जो माहेश्वरी सूत्रों से बनते हैं वो कितने बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। और दो प्रत्याहारों को और मान लिया जाता है तो इस प्रकार से टोटल जो प्रत्याहार बनते हैं वो 44 बनते हैं, लेकिन यहां पर जो सवाल का जो उत्तर है वो 42 ही होगा। मुख्य जो प्रत्याहार बनते हैं वो 42 ही प्रत्याहार बनते हैं। इसके बाद में जो आगे जो सवाल पूछा गया है वो है स्पर्श वर्णासंति। जो प्रश्न नंबर 11, स्पर्श वर्णाः स्पर्श वर्णासंति, जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था क में लिखा हुआ था क च ट त प। ख ऑप्शन में दिया हुआ था यह वह रैल है। ग ऑप्शन में दिया हुआ था स है। और घ यानी चौथे ऑप्शन में दिया हुआ था अ ई उ री। इस प्रकार से 4 ऑप्शन वहां पर दिए हुए थे और प्रश्न पूछा गया था कि स्पर्श वर्णासंति स्पर्श वर्ण है। तो इनमें से जो हमने अभी पहले भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था एक, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, मैंने बताया था कादयो मावसा नाम स्पर्शा, यानी कैसे लेकर के म तक के जितने भी वर्ण है उनको स्पर्श कहा गया है। इस प्रकार से यहां पर जो उत्तर हो जाएगा कैसे लेकर के म तक के जो वर्ण है वो क ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क। इसके बाद में आगे के सवाल के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, 12वें सवाल के बारे में हम बात करते हैं। यह सवाल दिया हुआ पूछा गया है कि अ एवं आ परस्परम अस्ति। अ एवं आ परस्परम अस्ति। अ एवं आ परस्परम अस्ति, अ और आ परस्परम है। ऑप्शन दिया हुआ था पहला सवर्ण, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ था संयोग, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ था पद और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ था संहिता। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और हमारा प्रश्न पूछा गया था कि अ और आ परस्पर हैं। तो जो हमने अ और आ जो होते हैं वो यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा सवर्ण। अ और आ हैं, ये आपस में सवर्ण है, क्योंकि जो सवर्ण तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम एक सूत्र होता है जो हमने पूर्व में भी उसके बारे में अध्ययन किया है। अभी मैंने पूर्व में भी बताया था कि जिसका तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वो सवर्ण होता है। तो यहां पर ये जो अ और आ है इन दोनों के जो उच्चारण स्थान है दोनों का ही कंठ उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार से यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा सवर्ण। संयोग होता नहीं है, संयोग ये जो है स्वर अचों में संयोग होता नहीं है, जो संयोग होता है वो व्यंजनों में होता है। और मैंने आप अभी
थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया है कि हलो अनंतरा संयोग है, इसके बारे में चर्चा की है। पद के बारे में भी मैंने चर्चा की है कि पद क्या होता है, सुप तिगंतम पदम। इस प्रकार से सुप और तिंग जिनके बाद में प्रयोग किया गया हो वो पद कहलाते हैं। संहिता के बारे में भी मैंने आपसे बात की है, प्रसन्निकर्ष संहिता, तो वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सवर्ण हो जाएगा। यहां पर ए और आ परस्परम अस्ति, ए और आ आपस में हैं। कैसे वर्ण है ये, सवर्ण वर्ण है। तो इस प्रकार से जो सवर्ण है वो उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे के प्रश्न के बारे में हम बात करें। नंबर 13वां जो सवाल पूछा गया है वो है ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी जो ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान है। तो यहां पर हमने उच्चारण स्थानों की बात कर रहे हैं। तो एक सूत्र होता है ऋटुषाणाम मूर्धा। क्या सूत्र होता है, ऋटुषाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम, ऋटुषाणाम मूर्धा, यानी री टू यानी ट वर्ग, र और स इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो यहां पर जो ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है तो इस सूत्र के द्वारा पूछा गया है टू यानी यहां पर ट वर्ग है, तो यहां पर ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा उत्तर मूर्धा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम 14वें सवाल की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया है वह है उष्म वर्णो अस्ति। उष्म वर्णो अस्ति, उष्म वर्ण है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, क में दिया हुआ था यह, ख में दिया हुआ था स, ग में दिया हुआ था ख, और घ में दिया हुआ था व। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और हमसे सवाल किया गया है कि उष्म वर्णो अस्ति, उष्म वर्ण है, उष्म वर्णो अस्ति, उष्म वर्ण है। तो यहां हम जानते हैं कि 4 वर्णों को उष्म वर्ण कहा गया है। स है, स और है, इन चारों वर्णों को ही उष्म कहते हैं। तो इन चारों वर्णों में से जो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन वो उत्तर सही होगा। तो इन चारों वर्णों में से यहां ख में दिया हुआ है स, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। यहां पर उष्म वर्णो अस्ति, यहां पर स को ही यहां पर दिया हुआ है, अन्य कोई भी वर्ण इनमें से नहीं है, इसलिए उत्तर जो सही होगा वो होगा स। इसके बाद में आगे 15वें सवाल के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो ये सवाल है इसमें पूछा गया है कि उदात्त संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। उदात्त संज्ञा विधायकम उदात्त संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। तो हमने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया है, उसमें हमारे उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र आया था उच्चेरुदात, उच्चेरुदात। तो ये जो है उत्तर हमारा सही हो जाएगा। यहां पर उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है, उच्चेरुदात। आगे जो 16वां जो प्रश्न है उसके बारे में हम विचार करते हैं, आगे देखते हैं। 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। वकारस्य
उच्चारण स्थानम अस्ति, व का उच्चारण स्थान है। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हमने ये भी उच्चारण स्थानों से पूछा गया है। तो एक सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठम, तो उस सूत्र के द्वारा यहां पर व के दो उच्चारण स्थान बताए गए हैं, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार से यहां पर जो उत्तर होगा वो दंत और ओष्ठ हो जाएगा। आगे का जो 17वां जो सवाल है वो पूछा गया है प्रश्न नंबर 17, प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो हमने अभी पहले ही बात की है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी एक सूत्र के बारे में हमने चर्चा की थी, वो है आदि रंतेर संहिता। आदि रंतेर संहिता ये जो सूत्र होता है ये प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं इसको। इस सूत्र को दूसरा और नाम है संहिता विधायक सूत्र भी कहते हैं। तो जो उत्तर होगा वो होगा आदि रंतेन संहिता। आगे जो 18वां सवाल है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो 18वां जो सवाल पूछा गया है वो है बाह्य प्रयत्नम कतिदा। बाह्यम प्रयत्नम कतिदा। तो अभी मैंने बात की थी कि दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? एकादश 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकादश बाह्य प्रयत्न होते हैं, 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। इसके बाद में जो प्रश्न 19 जो पूछा गया है वो है यह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब यह वर्ण का उच्चारण स्थान के लिए जो उत्तर होगा तो हमने एक सूत्र तो पढ़ा है, अकुह विसर्जय नाम कंठ है। उस सूत्र के कारण यहां पर कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा, कंठ है। यानी वो सूत्र कहता है कि कु का अर्थ होता है क वर्ग और है और विसर्ग इनका यहां पर जो सूत्र होगा वो होगा इचु सा नाम तालु। इचु ये सा नाम तालु। तो यहां पर इस सूत्र के द्वारा यहां पर जो उत्तर होगा एक तो होगा तालु, क्योंकि यह सूत्र कहता है ई चू य और स इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो यहां पर जो च वर्ग कहा गया है चू से, तो ये च वर्ग का अंतिम अक्षर है, पंचम अक्षर है, इसीलिए यहां पर एक उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा? तालु। और एक और सूत्र कहा गया है यमगणनम नासिकाश्च। तो यमगणनाम नासिकाश्च यानी पंचम अक्षरों का, वर्ग के पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इस प्रकार से जो ये यह है इसके दो उच्चारण स्थान होते हैं, एक तो तालु अक्रो विसर्जय नाम वो इचुसा नाम तालु से तालु हो जाएगा और एक हो जाएगा नासिका, और वो किससे होगा? यम गणानाम नासिकाश्च। एक सूत्र है यम गणानाम
यमगणानाम नासिका च, यानी ये जो वर्ण है इनका नासिका भी होता है। इन सभी वर्णों का य, म, ग, ण और न, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दो दो होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर य का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा तालु और नासिका। उसके बाद में जो 20वां प्रश्न है, वो 20वां प्रश्न जो पूछा गया है वो है अधोलिखित वर्णेषु सवर्णो नास्ति। अधोलिखित अधोलिखित वर्णेषु सवर्णम नास्ति। अधोलिखित वर्णों में सवर्ण नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था उ और उ। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो है आ और ए। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो है री और लरी। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था ए और ई। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और जो प्रश्न जो हमारा था वो पूछ रहा है कि अधोलिखित वर्णेषु सवर्णम नास्ति। अधोलिखित वर्णों में सवर्ण नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा था। तो हमने अभी एक सूत्र की बात की थी, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। जो सूत्र था वो हमारा है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, तुल्य हो, उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो उ और उ एक ही उच्चारण स्थान से बोलने वाले वर्ण है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगी, इन दोनों की तो सवर्ण संज्ञा है, इन दोनों में तो सवर्ण संज्ञा है। आ और ए ये भी एक ही उच्चारण स्थान से बोलने वाले वर्ण है, इसीलिए ये भी सवर्ण संज्ञा है। और हमारे जो प्रश्न पूछ रहा है वो नास्ति यानी नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। और री और ली ये भी सवर्ण संज्ञा माने गए हैं। एक वार्तिक है री ली यो सवर्ण्यम वाच्यम। इस प्रकार से एक वार्तिक के द्वारा इनको भी सवर्ण संज्ञा बता दिया गया है। अब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित नहीं होने वाले वर्ण हैं जो है ए और ई। ये उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान क्या है, क्या होता है ए का उच्चारण स्थान? जो ए का उच्चारण स्थान होता है, अकु है, विसर्जया नाम कंठ है, तो ए का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचुएसा नाम तालु। तो इस प्रकार से ये दोनों वर्ण सवर्णी नहीं है, क्योंकि इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, ये सवर्णी नहीं है। बाकी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है, इसीलिए ये सभी वर्ण क्या है, सवर्णी है। और यहां पर जो उत्तर जो सही हो जाएगा वो ए और ई, ये उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है। ए जो वर्ण है वो कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है, और ई जो वर्ण है वो तालु से उच्चरित होने वाला वर्ण है। इस प्रकार से ये आपको 1 से लेकर के 20 तक मैंने 20 प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो मैंने आगे 9 से लेकर के और 20 तक जो प्रश्न हैं, ये 2012 में जो जिला परिषद द्वारा जो भर्ती परीक्षा हुई थी 3rd ग्रेड की, उनमें ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। इसी प्रकार के मैं और एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं जो संज्ञा प्रकरण से संबंधित है और पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको ही लेकर के आऊंगा। तो इस प्रकार से ये जो 20 क्वेश्चन यदि मेरे द्वारा समझाए गए और ये आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।